जय हिंद सर। कैसे आप सब लोग मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड, क्योंकि बायोलॉजी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ब्लड, रक्त। इसको जो है पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप स्टूडेंट नहीं हुए तो आपको ब्लड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ब्लड के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ब्लड ब्लड को जो है हिंदी में रक्त बोला जाता है और ब्लड को जो है उर्दू में लहू बोला जाता है। तो ब्लड जो है रक्त का अध्ययन जो है हेमाटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी। तो ब्लड का जो अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का कार्य, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका कार्य है इलाज करना, मैं टीचर हूँ तो मेरा कार्य है पढ़ाना। तो सेम इसी तरीके से ब्लड का भी कुछ कार्य है। तो हम आज जानेंगे ब्लड के कार्य के बारे में। तो ब्लड का जो सबसे पहले कार्य है वो ब्लड का कार्य है तापमान नियंत्रण। यानी कि तो ब्लड जो है तापमान, हमारे शरीर, मान लीजिए कभी हमारा बुखार होता है, फीवर जो आता है तो शरीर खूब गर्म हो जाता है, और कभी जब बुखार नहीं रहता है तब भी मेरा शरीर जो है गर्म रहता है हल्का। ये गर्म क्यों रहता है? तो ये जो है तापमान में नियंत्रण करता है। अगर हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेट नहीं होता। अगर ब्लड का सर्कुलेट जब तक होते रहेगा हमारे शरीर के अंदर, तब तक जो है हमारा शरीर गर्म बना रहेगा। तो ब्लड जो है तापमान नियंत्रण करता है। और ब्लड ब्लड जो है CO2 को निकालता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है हमारे शरीर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को हमारे शरीर का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उसके बाद पोषक तत्वों का परिवहन, जैसा हमने कुछ भी खाया, अब उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त हुआ तो उसका परिवहन कौन करेगा? तो उसका परिवहन जो है ब्लड ही करता है। पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है ब्लड। जैसे अभी हम पढ़ाने का काम करते हैं तो मेरा माइंड और मेरा हाथ वर्क कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ खाया, अभी जहाँ पे पोषक तत्व अधिक मात्रा में है वहां से पोषक तत्वों को लेकर के मेरा माइंड ब्रेन में लेके आएगा, क्योंकि अभी ब्रेन में जो है पोषक तत्वों की खपत है। तो इसी तरीके से जो है ब्लड क्या क्या कार्य करता है? तापमान को नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, पोषक तत्वों का परिवहन। उसके बाद जो है ब्लड क्या है? सबसे पहले एक माइंड बनता है। किसी भी चीज को हम देखते हैं ये क्या कार्य करता है, इससे पहले इसका माइंड बनता है मेरा ये वो चीज है क्या। जैसे हमने अभी ये देखा, अगर हम लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले मेरा ख्याल आता है माइंड में कि ये क्या है। तो हम जानते हैं, हम तो जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम किसी चीज को देखते हैं तो एक जिज्ञासा पैदा होता है कि ये जो है क्या। तो सेम उसी तरीके से ब्लड क्या है? तो ब्लड जो क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ब्लड एक क्या है? ऊतक है, तरल मतलब कि तो बहाव वाला चीज है। संयोजी मतलब जुड़ा हुआ। तो माने तो ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद ब्लड जो है ये क्षारीय होता है। क्षारीय द्रव है, द्रव मतलब तरल वही। और क्षारीय कौन होता है? क्षारीय अम्ल और लवण। क्षारीय जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, तो ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वही होता है क्षारीय होता है। उसके बाद शरीर का 7%, हमारे जो शरीर का भाग है, भार है, हमारे शरीर का भार का 7% जो है वो ब्लड ही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 50 kg का, तो अब उसका शरीर में ब्लड कितना है? तो अगर 100 kg का होता तो उसमें 7 kg ब्लड होता, तो उसमें लगभग 50 kg का एक इंसान में 3.5 kg ब्लड पाया जाएगा। और उसके बाद हम जानते हैं ब्लड, मानव में जो है ब्लड लगभग 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद फीमेल में, महिला में 5 लीटर ब्लड होता है और पुरुष में 5.5 लीटर, यानी कि पुरुष में 5.5 लीटर, महिला की तुलना में पुरुष में अधिक ब्लड पाया जाता है। उसके बाद जो है ब्लड का निर्माण, जैसे ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे भी ब्लड बन जाता है, हर चीज का एक निर्धारित जगह होता है। तो सेम इसी तरीके से ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का जो निर्माण होता है वो वयस्क यानी कि जवान लोगों में उसका निर्माण अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है, ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और जो है छोटे बच्चों में ब्लड का निर्माण वो जो होता है आपका एक्यूट यानी कि लीवर में होता है। इसको लीवर को उर्दू में जो होता है जीरा बोला जाता है। तो हम लोग फिर ब्लड का इसके बाद ब्लड का इसके बाद जो हम लोग प्रकार को देखेंगे। उसके बाद इसमें एक और सवाल है कि ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो ब्लड बैंक जो है वो स्प्लीन तिल्ली को बोला जाता है। प्लीहा को जो है ब्लड बैंक बोला जाता है। ब्लड बैंक मतलब ब्लड जो है प्लीहा में ही एकत्र यानी कि तो जमा रहता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं, तो इससे पहले हमने देखा कि ब्लड क्या है और ब्लड का कार्य, उसके बाद ब्लड निर्माण, ब्लड का जो है प्रकार को देखेंगे। यानी कि ब्लड जो है वो मुख्यतः
दो प्रकार के होते हैं, यानी कि तो एक तरल वाला भाग होता है और एक जो होता है ठोस वाला भाग होता है। मान लीजिए तरल वाला भाग में जो है तरल तरल वाला भाग और ठोस वाला भाग। जो तरल वाला भाग होता है यानी कि तो उसको प्लाज्मा बुलाता है। तो प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में वो 55 यानी कि तो 55% पाया जाता है, और जो है ठोस वाला भाग वो 45% पाया जाता है। तो हम अभी ठोस वाला नहीं बल्कि तरल वाला भाग पढ़ेंगे। तो तरल वाला भाग जैसे इसको कोलाइड कण बोला, जैसे मान लीजिए जिस तरीके से मान लीजिए कि चीनी चाय मतलब चाय में चाय पत्ती तैरता रहता है, ठीक उसी तरीके से मतलब ये जो है प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में ठोस वाला भाग तैरता रहता है। तो ये हम लोग प्लाज्मा के बारे में आज पढ़ेंगे अभी। उसके बाद जो है फिर ठोस देखेंगे। जो होता है प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जो होता है 3 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रकार के कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में जो होता है 3 प्रकार के प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है। ये 3 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है जिसको प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन में जो ये प्रोटीन होता है तीनों फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, इसका कुछ मुख्य कार्य भी है। जो प्रोथ्रोम्बिन का सॉरी जो फाइब्रिनोजेन का कार्य है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड थका बनने में मदद करता है। यानी कि तो ब्लड मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ पे कुछ कट गया, तो अब इसको थका बनना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर थका नहीं बनेगा तो हमारा ब्लड क्या होगा कि फ्लो होते रहेगा, और इससे हमारे शरीर का पूरा ब्लड समाप्त होने का चांस होता है। तो इसी को जो है ब्लड जब यहाँ पे कुछ कटता है तो ब्लड को थका बनाने में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है मदद करता है। और जो हिपेरिन है, हिपेरिन शरीर के अंदर थका बनने से रोकता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो तो ऐसा नहीं कि वो ढिक्का बन के है, यानी ठोस के रूप में, ऐसा तो नहीं है। वो तरल और ठोस के रूप में है। तो जो तरल है उसको तरल रहने देता है, यानी कि उसको ठोस बनने यानी थक्का होने नहीं देता है। तो हिपेरिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन हमारे शरीर के काटने के बाद बाहरी वातावरण में मिलने से जो होता है वो ब्लड को मिलने पर जो ब्लड को बहने से रोकता है, यानी कि ब्लड को थक्का बनाता है। और हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। मान लीजिए अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड थक्का बन जाएगा तो क्या हमारे शरीर के अंदर ब्लड का और सर्कुलेट होगा, नहीं होगा, तो आदमी समझ जाइए क्या होगा, जाएगा वहाँ पे। तो फिर बनने से रुकता है। उसके बाद जो ब्लड थक्का बनने में मदद कौन कौन करता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। आपको जो है ये रट लेना है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। और हिपेरिन, हिपेरिन जो है ब्लड को शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकता है। उसके बाद हम देखते हैं सीरम। यानी कि सीरम क्या होता है, यानी कि जो ब्लड का प्लाज्मा भागने से वैसे प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन मौजूद हो, फाइब्रिनोजेन मौजूद ना हो, हिपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन मौजूद हो, उसको क्या बोला जाता है, तो सीरम। तो सीरम का तो जो ब्लड जांच में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हिपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन को अलग कर दिया जाता है जिसकी वजह से ब्लड थक्का नहीं बनता, उसी को सीरम बोला जाता है। उसी को लेकर के हमारा ब्लड का तरह तरह का जांच किया जाता है। तो फिर हम जानते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में जो होता है क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में बहुत से चीज पाया जाता है, जैसे वसा, ग्लूकोज, अकार्बनिक लवण, जल, प्रोटीन। अब इसमें कितना प्रतिशत क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में 7% प्रोटीन पाया जाता है, और 0.5% वसा पाया जाता है, 90% यानी 90% जल पाया जाता है, और 0.18% जो ग्लूकोज पाया जाता है। तो हमने ब्लड का पहला भाग यानी प्लाज्मा तरल भाग को देख लिया। अब जो हम इसके बाद ठोस भाग को देखते हैं। इससे पहले हमने ब्लड का 2 प्रकार, प्लाज्मा और ठोस, प्लाज्मा के बारे में जाना। और अभी जो है हम ठोस वाला भाग के बारे में जानेंगे। यानी कि जो ब्लड का ठोस भाग जो होता है वो 45 यानी कि 45% पाया जाता है, और प्लाज्मा 55%। तो प्लाज्मा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो हम सिर्फ ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस भाग का जो होता है वो ठोस का जो है ब्लड में 3 भाग होता है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये किसका भाग है, तो ये जो है ब्लड का तो भाग है, लेकिन ब्लड के कौन सा भाग का भाग है, तो ये ठोस वाला भाग का भाग है। अब आरबीसी का हम ये साइंटिफिकली नेम, यानी कि तो इसका जो बायोलॉजिकली नेम है, इस नाम को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि ल्यूकोसाइट्स जो है वो कौन सा किसका भाग है, तो यहाँ पे सवाल बनेगा कि ल्यूकोसाइट किसका भाग है, तो ये ठोस का भाग है। तो आरबीसी का जो होता है वो बायोलॉजिकली नाम वो एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु। यानी कि तो थ्रोम्बोस कहीं पे लिखा हुआ रहेगा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु, या डब्ल्यूबीसी के बदले बजाय ल्यूकोसाइट्स भी लिखा हुआ रहेगा, और आरबीसी के बजाय एरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ रह सकता है। तो हम पहले इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का संख्या को जानते हैं। आरबीसी का जो संख्या होता है वो 50 लाख होता है। उसके बाद
WBC यानी कि तो ल्यूकोसाइट्स का जो संख्या होता है वो 10,000 होता है। आप मान लीजिए कि ब्लड का आपके माइंड में सवाल आएगा कि ब्लड का संख्या को कैसे देखा जा सकता है, अब पानी का हम संख्या को कैसे देखें? तो भाई ये जो है ब्लड का कौन सा भाग है? ठोस वाला भाग। तो ये ठोस वाला भाग से है, तो ठोस को हम देख सकते हैं ना, उसका हम काउंटिंग कर सकते हैं। तरल का हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ल्यूकोसाइट WBC 10,000। उसके बाद प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट जो है वो 2 लाख पाया जाता है। उसके बाद आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स का जो है जीवन काल कितना होता है? तो जैसे कि तो ये जीवन काल जो होता है एरिथ्रोसाइट्स का 120 दिन, यानी कि तो करीब करीब 30 to 120। तो इसका जीवन काल जो होता है 4 महीना। अब एक यहाँ पे तरीका देखिए, आरबीसी का जीवन काल 4 महीना और 4 महीना, और डब्ल्यूबीसी का 4 दिन। 4 महीना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी 4 दिन, 4 महीना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी 4 दिन। उसके बाद प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल जो होता है सप्ताह, यानी कि तो 1 सप्ताह, यानी कि तो कितना दिन? 7 दिन। तो थ्रोम्बोसाइट यानी कि तो प्लेटलेट्स जो होता है उसका जीवन काल बिम्बाणु, उसका जीवन काल कितना होता है? तो 7 दिन थ्रोम्बोसाइट यानी बिम्बाणु का जीवन काल होता है। उसके बाद जो है आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार, आरबीसी का आकार, प्लेटलेट्स का आकार, यानी कि तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, यानी कि तो आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स का जो आकार होता है वो अनिश्चित, वो किसी आकार का नहीं होता है, वो कोई अलग कोई अलग कोई अलग, यानी कि तो अनिश्चित अनिश्चित आकार का होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को देखें सिर्फ भौतिक का चैप्टर 1 में ही, चैप्टर 2 में हम लोग लेंस के बारे में पढ़े हैं, और खासकर परावर्तन अपवर्तन के चैप्टर में तो पढ़ा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा है। तो प्लेटलेट्स जो होता है उसका आकार कैसा होता है? तो उत्तल लेंस के समान होता है। उसके बाद इसका कार्य जो है, इन तीनों का कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का वाहक, यानी कि तो आरबीसी जो है ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वाहक। जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां लेके पहुंचाता है, यानी कि तो वाहक है आरबीसी ऑक्सीजन का। उसके बाद रोगाणु से रक्षा, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट जो है हमें रोगाणु से रक्षा करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स यानी थर्मोसाइट यानी बिम्बाणु, बिम्बाणु जो है रक्त को थक्का बनाता है, यानी कि तो वही सेम जैसे इससे पहले हमने प्लाज्मा का चैप्टर प्लाज्मा में पढ़ा है। फाइब्रिनोजिन जो और ये थ्रोम प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारा ब्लड जो है उसको थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये जो है मदद नहीं है, हमारे प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को, जब कोई चीज़ कर जाता है, ब्लड बहाव ब्लड का फ्लो होता है तो उस समय ब्लड को थक्का बनाता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एच बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उसके बाद प्लेटलेट्स में भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी का फुल फॉर्म क्या था? रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड मतलब लाल, रेड ब्लड सेल्स कार्पल्स, यानी कि तो लाल रक्त कलिका है। उसको लाल मतलब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड को लाल बनाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा चूर्ण होता है? लौह चूर्ण पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लाल होता है। श्वेत रक्त कलिका है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है। तो श्वेत मतलब क्या? श्वेत में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन से क्या होता है? ब्लड ब्लड लाल होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स, इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया था। हमने यहाँ तक तो पढ़ा, यहाँ से एक चीज यहाँ पे हमने विषय क्या किया कि केंद्र के बारे में नहीं पढ़ा। तो हम पहले अब केंद्र के बारे में हमको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि केंद्र मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप को छोड़ करके नीचे चले आए। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। केंद्र जो होता है वो आरबीसी में मौजूद नहीं होता है। अब केंद्र क्या हो रहा है? केंद्रक से हम जो है किसी व्यक्ति का डीएनए को जांच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें आपका डीएनए जांच करना है तो आपका केंद्रक से हम आपका डीएनए जांच कर लेंगे। तो आरबीसी अगर हम किसी इंसान का अगर आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स लेंगे तो हम उसका डीएनए को जांच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो है रेड ब्लड सेल्स में डीएनए सॉरी रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो उसका हम डीएनए जांच आरबीसी आरबीसी से हम उसका डीएनए जांच नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदर पार्ट से हम उसका डीएनए जांच कर सकते हैं, जैसे नाखून से, बाल से। उसके बाद डब्ल्यूबीसी में जो होता है सॉरी केंद्रक जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ जंतु अपवाद में है, जैसे हर चीज में कुछ अपवाद में होता है। तो इसी तरीके से सेम अपवाद में जो है आपका ऊंट, यानी कि तो ऊंट और लामा जो होता है उसके केंद्रक में जो है आरबीसी पाया जाता है। तो केंद्रक से क्या होता है? तो डीएनए जांच किया जाता है केंद्रक से। और भी हम अदर चीज से भी कर सकते हैं, लेकिन डीएनए आरबीसी सॉरी केंद्रक से भी जांच किया जाता है। अगर केंद्रक इसमें ना हो तो उससे हम डीएनए जांच नहीं कर सकते। से ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से एक मनुष्य का एच सॉरी आरबीसी से यानी कि एरिथ्रोसाइट से हम डीएनए जांच नहीं कर सकते हैं। और लामा और ऊंट में जो है यह अपवाद में पाया था, इसके आरबीसी में डीएनए आरबीसी में केंद्रक, इसका आरबीसी से हम इसका डीएनए जांच कर सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि तो किसी व्यक्ति, किसी जंतु, किसी जीव का हम डब्ल्यूबीसी लेंगे और उसे जो है हम उसका
डीएन सॉरी उसका हम डब्ल्यूबीसी लेंगे और उसमें जो है केंद्र पाया था, यानी कि तो डब्ल्यूबीसी से हम किसी भी जंतु का, जीव का, मानव का जो है डीएनए जांच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्र पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, और आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो वो अपवाद वाला आपात को छोड़ दीजिए। उसके बाद प्लेटलेट्स में भी जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। हम प्लेटलेट्स और आरबीसी से ये जो है डीएनए जांच नहीं कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी से हम डीएनए जांच कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम लोग का लास्ट टॉपिक है जो कि अब सीरम और लसीका है। इससे पहले भी हमने सीरम के बारे में थोड़ा सा जानकारी किए हैं। तो अब हम पूरा इसको डीपली देखेंगे सीरम और लसीका के बारे में। तो सीरम जो है जिसमें फाइब्रिनोजिन को हम, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन मौजूद ना हो और फाइब्रिनोजिन मौजूद हो, उसको सीरम कहते हैं। अगर फाइब्रिनोजिन को हम प्लाज्मा प्रोटीन से अलग कर दें तो वो सीरम कहलाता है, और प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन को अलग कर दें, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन मिलकर के सीरम बनता है। और जो है फाइब्रिनोजिन अकेला मिलकर के सीरम बनता है। जिसमें फाइब्रिनोजिन ना हो उसको सीरम कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन को। और जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन ना हो, फाइब्रिनोजिन को सीरम कहते हैं। उसके बाद लसीका जो लसीका जो होता है उसमें आरबीसी मौजूद नहीं होता है, यानी कि तो अनुपस्थित, यानी कि तो ब्लड का वैसा समूह जिसमें आरबीसी अनुपस्थित हो, यानी कि तो आरबीसी मौजूद ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको लसीका बोलते हैं। लसीका यानी कि तो प्लेटलेट्स हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लाज्मा हो, इसमें आरबीसी मौजूद ना हो, उसको लसीका कहते हैं। तो यही था हम लोग का पूरा ब्लड चैप्टर। आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहे। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।